नमस्ते, मेरा नाम आयुष तिवारी है और ये वॉक्सी टॉक्सी हिंदी का मंच है। संवाद में आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत है जिनके आगे नाम, उपनाम, अलंकार आप जितने भी लगा लें, लेकिन उनका काम इतना बड़ा है कि आप जितना भी उनकी तारीफ़ करेंगे उतना शायद कम ही होगा। आपने पौराणिक कथाओं में नाम सुना होगा भगीरथ का और गंगा का। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है वर्षा वर्मा जी। और वर्षा वर्मा जी लखनऊ की भगीरथ साबित हुई हैं एक ऐसे समय में जब पूरा देश, दुनिया और जहान एक बड़ी पैंडेमिक अर्थात कोरोना से जूझ रहा था। और इस कोरोना पैंडेमिक में जब अपनों ने लोगों को साथ छोड़ दिया था, जब अपने उनके अंतिम संस्कार में उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं थे, तो वैसे में लखनऊ में एक बड़ा नाम बन के उभरा और वो थी वर्षा वर्मा जी। तो मैम, सबसे पहले आपका बड़ा स्वागत, इस्तकबाल हमारे इस मंच पे। संक्षेप में परिचय दे देते हैं मैम का कि मैम एक सोशल वर्कर हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी माँ है, एक प्यारी सी बच्ची है इनकी। और तीसरी बात, एक अच्छी लेखिका है। और चौथी बात, ये एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है जूडो की। तो इतने सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात कर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे कि जब पूरा देश, दुनिया पैंडेमिक से जूझ रहा था, तो उस समय आपके मन में ये नेक ख्याल कहाँ से आ गया कि जब अपनों ने लोगों का साथ छोड़ दिया तो मैं उनका हाथ थामूं? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हम लोग को विरासत में मिलती हैं। और जब एक बच्चे को कोई चीज़ विरासत में मिलती है तो कहीं ना कहीं आप किसी समय पे वो चीज़ें बाहर उभर के ज़रूर आती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जो सेवा भाव है वो मुझे विरासत में मिला है। और जब मैंने देखा कि हमारे आसपास लोगों में इतनी त्राही त्राही मची हुई है, अस्पतालों में इतना भागम भाग, इतना लोगों के आँखों में इतना आंसू भरे हुए हैं, इतना दिलों में दर्द है, इतने लोगों के घर वाले अपने घर वालों को खोए दे रहे हैं। और उस पर से ऊपर से ये त्रासदी कि कुछ लोगों ने आपदा को अवसर में चूँकि बदल दिया। और मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी उभर के, नई प्रॉब्लम्स ऐसी उभर के समाज में आई। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं दूर होना, या हम दूर भले ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम उसमें छोटी सी एक कोशिश करें, एक छोटी सी मदद करें, किसी दूसरे पे डिपेंड होने से या किसी का सहारा ढूंढने से, हम दूसरों में कंधा ढूंढें, उससे बेहतर है कि हम खुद किसी का कंधा बन जाएं। ऐसा विचार आया। और मैंने ये अस्पतालों के बाहर जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय देखी, तो ये थी कि जिनके घरों में जो लोगों की डेथ हो जा रही थी, तो उनको जो लाश के वास्ते गाड़ियाँ होती हैं वो मिलने में मान लीजिए, एक तो डेथ का रेशियो इतना ज़्यादा था कि गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, और जो गाड़ियाँ मिल रही थी उनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई उन लोगों ने कर रखे थे कि आम जनता की पहुँच से बाहर था। तो सेम एक मेरे साथ भी ऐसी एक अप्रिय घटना हुई। और मुझे लगा कि उस घटना ने मुझे इतना अंदर से झकझोर दिया कि नेक्स्ट डे ही से मैंने एक रेंट पे गाड़ी ली और एक ड्राइवर हायर किया, और निःशुल्क शव वाहन और एक प्लाकार्ड अपने हाथ में लेकर के मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर बैठ गई। और उसमें मैंने अपना नंबर भी डाल रखा था। लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे लगे लोगों को समझने में कि ये है क्या, एक लड़की क्यों अस्पताल के बाहर एक प्लाकार्ड ले करके बैठी है। लोगों ने आए हमसे बातचीत की, उनको पता चला, तो उन्होंने समझना शुरू किया कि बेसिकली ये है क्या। तो ये प्लाकार्ड में चूँकि सिंपल सा लिखा हुआ था कि निःशुल्क शव सेवा वाहन, और नाम तो पहला शव मुझे 2.5 घंटे के बाद मिल गया था। और उसके बाद इतना, चूँकि उस समय डेथ का रेशियो जो सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा हाई था, तो एक गाड़ी से जब नई बात बनी तो फिर धीरे धीरे इसका जो संख्या है वो 5, हाँ 5 वाहन मुझे लगाने पड़े। लखनऊ के बड़े बड़े जहाँ पे अस्पताल हैं जो पॉजिटिव उसके लिए घोषित किए गए हैं, जैसे DRDO हॉस्पिटल है, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के एक बाहर लगी हुई है गाड़ी, एक मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगा रखी है, एक गाड़ी ऐसी है जो हमारे पूरे लखनऊ शहर के इंडिविजुअल हाउसेस को कवर कर रही है। और इसका बेसिकली रीज़न ये रहा कि मैंने देखा जब फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे कि क्रिमेशन के लिए निःशुल्क गाड़ी चाहिए, और ना सिर्फ हम लोगों ने क्रिमेशन के लिए गाड़ी मुहैया कराई, बल्कि हम लोगों ने ऐसे
जिनके घरों में कोई नहीं है या जिनके बच्चे बाहर सेटल डाउन हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं। हाँ, विदेशों से फोन आया हाँ, आपके विदेशों से भी बहुत कॉल आए और हम लोगों ने उन केसेस को अपने हाथों से क्रिमेट किया। वो जो एक कंधे वाली बात मैंने चूंकि कही थी, वो बेसिकली यही थी कि हम उन पेरेंट्स का भी कंधा बने जिनके बच्चे बाहर थे। और ऐसे ही इसी तर्ज पे एक हम लोगों ने एक ऐसी एम्बुलेंस भी लगाई जो पेशेंट्स को मूवमेंट कराए, अस्पताल से कहीं भी इनको जाना हो या ठीक हो गए हैं तो घर से अस्पताल लाना या घर से अस्पताल लेकर के जाना, इस तरह से। तो बेसिकली अब इस समय 5 गाड़ियां हैं और पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी भी तरह का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। और कोशिश ये रहती है कि अगर बाहर के तीमारदार हैं तो उनको हम लोग गाड़ी में खाना और पानी भी मुहैया कराते हैं। एक चीज़ और आपने अभी एक चीज़ बातों बातों में हमसे बोली कि आपदा में अवसर लोगों ने ढूंढ लिया। इस समय लोग अपनों को बचाने के लिए जूझ रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं थे, गाड़ी वाले 2 गुना 4 गुना जैसा मन होता वैसा। तो इस दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने क्या सोचा कि आज ह्यूमैनिटी हमारे भीतर से ख़त्म हो गई, या हम लोगों ने जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमको या फिर वैसी बातें उनको बातें बताना छोड़ दी? आपका क्या इस ड्यूरेशन एक्सपीरियंस? मैं बताऊं कि ये जो पीरियड रहा मेरी ज़िंदगी के मायने बदल गए। जो रिश्तों को लेकर के मेरा एक अटूट विश्वास रहा करता था, उसमें मैंने बहुत गिरावट देखी। मतलब मैंने ये एक बहुत डिफरेंट पड़ाव देखा जो मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद अपने इस जीवन में ये पड़ाव कभी देखूंगी। ये पड़ाव मैंने ऐसा देखा कि पिता ने अपने बेटे के लिए चिता को आग लगाने से मना कर दिया, या बेटे ने अपने पिता के लिए मना कर दिया, बीवी ने पति के लिए। तो रिश्तों को मैंने किसी की डेहरी पे मरते हुए देखा, किसी अस्पताल के बिस्तर पे मैंने मरते हुए देखा, या बहुत अगर घसीट के ले आए तो मैंने अर्थी के आसपास मरते हुए देखा। तो मैंने ये जो मंजर देखा है, मैंने कभी इस बात को कभी जहन में नहीं सोचा था। ये बिल्कुल नया था हमारे लिए। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से जब वो बाहर निकलेगा तब उसको कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी समझ में आएगी। इन चीज़ों को अगर हम नेगेटिव वे में ना लें और इसको, ये जो हम लोगों ने मंजर देखा है, जो हमारी जनरेशन ने ये मंजर देखा है, अगर इसको हम किसी भी चीज़ को जब आपके ऊपर परेशानी आती है तो बशर्ते कि आप टूट जाएं, उससे कहीं बेहतर ये होता है कि आप उससे बहुत कुछ सीखें। जो चीज़ें आपने अच्छी सीखी उसको आप अडॉप्ट कीजिए और आप आगे वाले आने वाले जीवन में उनको पॉजिटिव वे में उतार करके ही चलें। तो मुझे लगता है कि जब आपने इतना कुछ देखा है, लोगों को समझ में आ गई होंगी कि पैसा आपका रखा रह जाएगा और जीवन में आप बहुत, हो सकता है बहुत पैसा कमा लें, बहुत सारी चीज़ें आप कमा लें, लेकिन ये जो 2 महीने का मंजर था, अगर जिस भी परिवार ने गहराई से देखा, अगर कुछ सीखना चाहे तो मुझे लगता है इससे बेहतर पीरियड नहीं हो सकता आपको सीखने के लिए। आप ये समझ जाइए कि आपके लिए पैसा कितना जीवन में मायने रखता है और रिश्ते कितने मायने रखते हैं। तो मैंने ये सीखा इस 2 महीनों के पीरियड में कि हम लोगों के लिए रिश्ते या परिवार कितने मायने रखते हैं, या पैसा आपके लिए कितना। हज़ारों लोग ऐसे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने बड़े बड़े लोग थे, बैग लेकर के आते थे, पूरा डॉक्टर के सामने पूरा बैग ना करके ये कहते थे कि हमारे पेशेंट को बचा लीजिए, हमारे घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसको बचा लीजिए। लेकिन उस समय आपका पैसा काम नहीं आता है। और जब आप अंत समय में जब आपको कंधा देने के लिए कोई भी व्यक्ति ना हो तो फ़र्क आप खुद समझ सकते हैं कि रिश्ते क्या मायने रखते हैं और पैसा क्या। नहीं, वो तो प्रभु की इतनी कृपा भगवान बनी रहे कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए मैं हूँ। और बिल्कुल उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं सदैव सबके लिए खड़ी हूँ अगर किसी के उसमें कोई वास्तविक परेशानी पड़ती है। पॉजिटिविटी की बात की, सकारात्मकता की बात की अभी, तो एक वो दौर था जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो रहे थे। तो एक चीज़ें कुछ ऐसी भी देखने में आई जो वास्तविक तौर पर नकारात्मकता पर जोर दे रही थी। वो ये थी कि जो कुछ लोग मदद कर रहे थे, गवर्नमेंट उनके विपक्ष में खड़ी थी, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे थे, तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। तो आपके साथ उस वक्त गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा? सरकार ने आपकी कैसे मदद की या फिर नहीं की? थोड़ा सा वो आप देखिए, जब आपके ऊपर कोई विपदा आई होती है, मान लीजिए समाज में, परिवार में, देश पे, जब देश पे बात आती है, जब आपके देश पे जब कोई बात आई है तो आप पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति पे, मान लीजिए परिवार में विपदा आई तो आप जो घर का मुखिया है आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, या समाज में कोई ऐसी बात आई हो तो जो हमारा समाज का जो उस समय का मुखिया हो हम उस पर डिपेंड हो जाए। जब देश पे आए तो देश के मुखिया पे हम डिपेंड हो जाए। उससे कहीं बेहतर
ये है, पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति। आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया है। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आपके अंदर शिकायत वाली भावना नहीं आएगी कि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, शासन प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, शासन भी कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है, हमारी यस एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। हमें अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना है, निगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हमारे शासन प्रशासन ने, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत कुछ किया, हमारे जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत कुछ किया, हमारे जो सफाई कर्मचारी उन्होंने बहुत कुछ किया। इवन हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारे हज़ारों NGOs हमारे जो हैं वो खुल के सामने आए, और अगर ये हमारे NGOs सामने नहीं आए होते तो ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती। छोटा मोटा एक कोई विपत्ति आना और एक जब बड़ी पैंडेमिक जैसी विपत्ति आती है तो ये भड़बड़ होना बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, और जिम्मेदारी जब समझ लेगा तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटी छोटी होती जाती हैं। तो बात इतनी सी है कि हर व्यक्ति ने अपना भरसक प्रयास किया, किसको कितना मिला और किसको नहीं मिल पाया, ये एक बात की बात। आपने NGOs की बात की, आपकी एक मतलब जो संस्था है, एक कोशिश ऐसी भी, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। शुरू करने का क्या उद्देश्य रहा, कैसे शुरू हुआ, कितने लोग रहे, बिल्कुल कितनों की मदद हुई अब तक? जी मैं बताऊं, अभी से लगभग 25 या आप 30 कह सकते हैं, 30 साल पहले जब मैं टीन एज में थी खुद, तब से छोटी छोटी सेवाएं करती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो छोटी छोटी सेवाएं हमारी जो है एक ट्रेनिंग पीरियड के रूप में चल रही हैं और एक आगे चल करके इतना बड़ा रूप ले लेंगी। अब चूंकि वो चीज़ें ब्लड में थी, माताजी पिताजी से हमने ये सारी चीज़ें देखी सीखी और वही चीज़ हमारे ब्लड में आ गई, तो वो छोटी छोटी चीज़ों का रूप बस बड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं बदला है। और 6 साल पहले मुझे लगा कि अब चीज़ें बड़ी हो रही हैं, तो जब आप चीज़ें बड़ी करने लगते हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि अपनी संस्था को अब रजिस्टर्ड करा देना चाहिए, एक नाम दे देना चाहिए, एक पहचान दे देनी चाहिए। तो 6 साल पहले हमने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया, उसको एक नाम दिया, एक पहचान दिया। और पिछले 3 सालों से मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हमारा जो बेसिकली जो सेवा थी वो बहुत मिली जुली सेवा है, शिक्षा पे भी काम करती है। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उनको हम लोग एजुकेशन पे भी काम करते हैं। उनकी साल भर की फ़ीस, उनका स्कूल यूनिफॉर्म, उनकी स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना, बाकायदा पूरा साल भर उनका देखते रहना कि उनको किसी चीज़ की पढ़ाई में कमी ना आए। इसी तरह से जो लोग बेरोज़गार हैं या भिखारी प्रवृत्ति में थे, तो उनकी भिखारी प्रवृत्ति को हम लोगों ने बदलने के लिए बहुत छोटे छोटे से, हमें चूँकि बहुत हमारे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ठान लेते हैं करने के लिए तो बहुत छोटा छोटा सा रोज़गार, मान लीजिए हमने एक कोई इंसान से भीख ही मांग रहा था, या मान लीजिए परेशानी से वो सुसाइड करने की उन्होंने सोच ली कि हम पूरे परिवार के साथ अपना आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो चीज़ों को बचाने के लिए अगर आप छोटे छोटे रोज़गार दे देते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार दे करके भी परिवारों को बचाया। उसके अलावा हम लोग जो सड़कों पे जो डेस्टिट्यूट लोग होते हैं, जो असहाय बेसहारा लोग होते हैं, जिनको परिवार वाले छोड़ देते हैं या कोई किन्हीं वजहों से वो सड़क पे आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो उन लोगों को सड़कों से उठाना, हॉस्पिटलाइज कराना, उन्हें रेगुलर बेसिस पे नहलाना धुलाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये रेगुलर हमारा चलता रहता है। और इसी बीच में यदि कोई हमारा जो पेशेंट होता है वो एक्सपायर कर जाता है, तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो हम लोग अपने हाथों से करते हैं। और अभी पैंडेमिक में मैं बताऊं कि चूंकि मैंने बताया कि एक अप्रिय घटना मेरे साथ स्वयं हो गई, तो उसके बाद से जी मेरी एक बचपन की मित्र थी, मैंने उसको खोया। और गाड़ी चूंकि वो इतना ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो गाड़ी ना करा पाने का जो एक मलाल था, वो उस मलाल को मैंने जो है दुख में या कमरे में बंद करके अपने आप को वो बेकार नहीं जाने दिया, उसी को मैंने अपनी ताकत बनाई। और नेक्स्ट डे से मैंने, जैसे कि आपको बताया, निःशुल्क सेवा वाहन चला करके मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली जो है लोगों की सेवा में वो चीज़ें लगा दी। मैम, अच्छा लगता है कि जब एक छोटे से शहर की लड़की का नाम बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, फोर्ब्स जैसी पत्रिका अपने डिजिटल मंच पर उसको जगह देती है।
कैसा लगा उस समय अपने काम? मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जब जैसे कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या फोर्ब्स जैसे बड़े उसमें हमारा इंटरव्यू गया, जो इस समय की जो फीलिंग्स होती हैं, जो इस समय की खुशी होती है, विश्वास जानिए इससे कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी और वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स आती हैं, वो जब हम एक ऐसे परिवार के व्यक्ति को हम चिता में मतलब एक अंतिम संस्कार करके जब हम वापस आ रहे होते हैं, जो उस समय की फीलिंग्स होती है वो कहीं ज़्यादा बड़ी और एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स होती है। नो डाउट जब किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो उसे अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके माता पिता या दोस्त लोग आप खुश होते हैं और पिताजी का जब सीना चौड़ा होता है तो वो खुशी आती है, वो और ज़्यादा बेहतर खुशी होती है। और जब आप बहुत ग्राउंड लेवल की किसी की सेवा करके आते हैं और एक रोते हुए व्यक्ति के अंदर जब आप एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग देखते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है आउट ऑफ द वर्ड होती है, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। आपने कहा कि मैंने एक गाड़ी से शुरुआत की थी, आज 5 गाड़ियाँ हो गई हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? लोगों के सहयोग से, गवर्नमेंट के सहयोग से, आपके निजी सहयोग से? थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये मित्र वाली बात हुई तो फिर मेरे ये विचार आया कि क्या किया जा सकता है बेहतर, और मुझे कल ही से करना था। तो सारी रात एक खुद से लड़ाई चल रही थी, सोए नहीं सारी रात कि पता नहीं क्या होगा। तो जब सवेरे 8 बजे हमने एक जो गाड़ी हायर की थी, वो गाड़ी हमारे घर पे 8 बजे आ गई। 45 मिनट मुझे लगभग उसमें, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने हाथों से बहुत गंदा सा लिख पाई थी, लेकिन एक कोशिश ऐसी भी, निःशुल्क सब वाहन और एक टेलीफोन नंबर, वो लिखा और लिखने के बाद में वो गाड़ी मैंने उतार दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें एक्चुअली मुझे करना क्या है, इसका पॉजिटिव नहीं पता था, उसका नेगेटिव नहीं पता था, मुझे कितने लोगों की सेवा मिलेगी, कैसे होगा, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था। बस ये जुनून था कि जहाँ पे मुझे गाड़ी लगानी है, और वो मैं टाइम से 9:30 बजे मैंने गाड़ी लगा दी थी। एक दिन की सेवा में मुझे ये तो एहसास हो गया था कि इस एक गाड़ी से, एक ड्राइवर से और एक ये लड़की पूरी नहीं पड़ने वाली है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ही रात में ही फिर वापस अपने सोशल मीडिया पे वायरल किया कि मुझे अभी एक ड्राइवर और चाहिए और एक वैन और चाहिए, और उसके बाद में फिर दूसरी, फिर जब मुझे लगा 2 गाड़ियाँ भी नहीं तो फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, इस तरह से 5 वैनों का ये सारा चीज़ें चलती गई। और इसी के बीच में बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े जिनको ये विश्वास हो गया कि ये मेरी बहुत जेन्युइन सेवा है और इतना ग्राउंड लेवल का काम हो रहा है, लोगों की लिटरली मदद हो रही है, ये दिखावा नहीं है। तो लोग मुझसे बहुत अच्छे से जुड़े, लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, जैसे मुझे दिन भर ये अगर 100 कॉल ये आती थी कि मुझे गाड़ी यहाँ चाहिए, मुझे गाड़ी वहाँ चाहिए, तो उसमें से शायद 5 कॉल या 3 कॉल ऐसी भी शाम तक आ जाती थी कि आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस सेवा के लिए भी लोगों ने मुझे बताया। तो ये सारी चीज़ें एक चेन बनती गई और लोगों ने मुझे मदद किया। जब पहले दिन मैंने ये गाड़ी अपने उससे लगाई थी तो अपने खर्चे पे लगाई थी, मुझे नहीं पता था कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है, लेकिन चूँकि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लोगों ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और धीरे धीरे आप सब लोगों की ही मदद से ये सारी गाड़ियाँ और जो फूड पैकेट्स या निःशुल्क चल रहे हैं या जो पानी जल की सेवा चल रही है, ये सारी सेवाएं सबकी मदद से चल पा रही हैं। एक सवाल और आपसे थोड़ा सा आपके मन की बात लेना चाहेंगे। एक कोई ऐसी घटना बताइए कि जो इस पैंडेमिक के दौरान जब लोग परेशान थे, एक दूसरे से मिलने के लिए जूझ रहे थे या फिर संबंधों को तार किया जा रहा था, कौन सी एक ऐसी घटना है जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी, जिसने आपको सबसे ज़्यादा अंदर तक कचोट दिया हो? कोई एक ऐसी एक घटना ऐसी हुई, इस हज़ारों सैड पोर्शन में एक बहुत डिफरेंट जो घटना मेरे साथ घटित हुई, उसका मैंने कभी सोचा नहीं। इवन मुझे लगता है कि अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो हुआ मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता है कि 5वां या 7वां दिन था जब ये सेवा स्टार्ट हुई। मैं प्लाकार्ड लेकर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बाहर बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि शायद अभी कोई कॉल आ जाएगी तो हम गाड़ी के साथ चले जाएंगे। एक लगभग 21-22 साल का लड़का
ठीक ठाक हेल्थ का, एक पीठ पे बैग लादे हुए वो मेरे सामने आकर के ऐसे खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगा कि, और वो कुछ बोल नहीं रहा था बट देख रहा था मुझे लगातार, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये काफ़ी दुख में हो या इसको कुछ ज़रूरत हो, ये कह नहीं पा रहा है। तो मैंने उसको इशारे से पूछा अपना प्लाकार्ड दिखा करके कि तुम्हें इससे रिलेटेड कोई बात कहनी है क्या? तो उसने मुझे कहा हाँ। तो मैंने कहा बताओ। तो वो बोला कि वो अजीब सा रूडली मेरे से बात कर रहा था। तो उसने कहा मेरा बाप अंदर एडमिट है। तो चूँकि मैं इमरजेंसी के बाहर बैठी हुई थी तो मैंने कहा मतलब, तो कहने लगा कि मेरा बाप अंदर एडमिट है और उसका वो 2 दिन में मरेगा। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? तो वो बोला कि मेरा बाप अंदर एडमिट है और वो 2 दिन में मरेगा और उसका क्रिमेशन तुम करोगी। मैंने कहा अरे मैं क्यों करूँगी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो मुझसे ये कहा उसने कि मैं नहीं आऊँगा वापस, अब मैं तो जा रहा हूँ और उसका, तुम चूँकि यहीं पे रहती हो, तुम्हें, मुझे पता है कि तुम यही सब करती हो, तो उसका क्रिमेशन तुम करोगी। और वो इतना कहने के बाद वो झट से भाग जाता है वहाँ से। ना उसने अपने पापा का बेड नंबर बताया, ना उसने मुझे ये बताया कहाँ पे एडमिट है, और वो उतना कहने के बाद वो भाग गया और मुझे वो वापस कभी नहीं दिखा। डेली चूँकि मैं राम मनोहर लोहिया पे बैठ रही हूँ, वो लड़का मुझे कभी नहीं दिखा। मुझे नहीं पता कि उनके पिताजी का क्या हुआ, किस कंडीशन में थे। और बस मलाल इस बात का रहा कि काश उसने मुझे इतना बताया था, तो शायद वो मुझे अगर बेड नंबर बता देता तो शायद मैं उनके पिताजी की शायद कुछ मदद कर पाती। तो ये घटना इतनी अनकैनी थी, इतनी अजीब थी कि मुझे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सब काम के बीच लखनऊ की आवाम का, लोगों का कैसा प्यार रहा आपको, कितना उन्होंने सपोर्ट किया आपको, कितना आपको आशीर्वाद दिया, कितनी दुआएं मिली आपको। मैं बताऊं तो अगर आप 100 में से अगर 1% या 5% भी मान लीजिए कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाह रहा है या गलत हमारे बारे में धारणा रख रहा है, तो मुझे लगता है 100 में से 5% का कोई मायने नहीं रखते हैं ऐसे लोग। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि 5% लोगों ने कुछ इस तरह की बातें की कि घर का ध्यान नहीं दे रही हैं, अभी खुद मैडम दिन भर निकल जाती हैं तो ये सब करती रहती हैं, तो परिवार के बारे में नहीं सोचती हैं, इनका परिवार में अगर कुछ हो जाएगा या इनको कुछ हो जाएगा तो इनको, तो जो ये चीज़ें हो रही थी मैंने इनको भी पॉजिटिवली लिया। और जो 95% जो हमारे लोग थे, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, जो मुझे पसंद कर रहे थे, जिन्होंने मुझे इतना सराहा कि हमें घर पे बैठने नहीं दिया। हमारी, जब हमें कोई सराह देता था तो मुझे ये लगता था कि अभी मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है। डेफिनेटली जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जब हाई होने लगती हैं तो डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको भी चीज़ें अच्छी दिखी, पॉजिटिव दिखी तो आप आए। अब इसी तरह से फोर्ब्स वाले ने मुझे अप्रोच किया, तो दैट मीन्स मुझे खुश होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, बहुत बड़ी हो रही हैं, और मुझे लोगों के विश्वास पे खरा उतरना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज की बात हो गई है। तो डेफिनेटली बहुत प्यार मिला, और ना मिलता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। और एक छोटा सा मैं मैसेज अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, आपके चैनल के थ्रू देना चाहती हूँ। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे बड़ी से बड़ी आपके घर में परेशानी आ जाए या देश पे परेशानी आ जाए, एक चीज़ जो नहीं करना है वो आपको ये नहीं करना है कि मदद करना नहीं छोड़ना है, मदद का हाथ बढ़ाना नहीं छोड़ना है। तो आपको निरंतर मदद करते रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी परिवार को बचा सकती है और डेफिनेटली उनके पूरे परिवार के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। तो आपको उस मुस्कान लाने के लिए मदद करना नहीं छोड़ना है। तो वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की संवाद सीरीज में वर्षा जी के साथ बात यहीं तक सीमित थी। हमारा तो बड़ा मन था कि संवाद की सीरीज में हम बहुत सारी, ढेर सारी बातें करें, वो सारे अनुभव मैम के आप तक पहुंचाएं जो मैम ने इतने दिनों में नोट आउट किए हैं, अपने भीतर महसूस किए। तो एक बेहतरीन माँ को, एक बेहतरीन समाज सेविका को, एक बेहतरीन लेखिका को हमारी ओर से तमाम सारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, भारत देश की ओर से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।